हेलो दोस्तों, मैं विकास। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन। ठीक है, तो भारत में अंग्रेज़ों का आगमन, इससे पहले हम 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, उसमें पहला कंपनी आया पुर्तगाल, दूसरा आया डच, और अब हम जो है तीसरा क्लास पढ़ेंगे जिसमें भारत में अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ और कब हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया भारत। जिसके अंग्रेज ने सबसे पहले जो है भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाई। उसके तहत जो है उन्होंने हर तरह क्षेत्र को कब्जा किया, हर तरह से, यानी आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से और साथ ही साथ धार्मिक रूप से भी उन्होंने भारत पर जो है अपना आधिपत्य जमाया। तो वो जो 3 प्रेसिडेंसी है उसको हम सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटेन से जो है कैसे आया यहाँ भारत। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी है जिसमें जो है ये है, पहला जो हो जाता है ये जो है कोलकाता, जिसका नाम पहले था कलकत्ता। ठीक है, तो हम कलकत्ता ही लिखते हैं, कलकत्ता। ठीक है, इसका बाद में नाम हुआ कोलकाता, तो हम बाद में नहीं पढ़ेंगे। उस समय की हम बात करते हैं जिस समय जो है ब्रिटेन आए और यहाँ जो प्रेसिडेंसी अपना मुख्यालय बनाए। तो ये है कलकत्ता हो गया। ये एक यहाँ है, ये है मद्रास। ठीक है, ये है मद्रास, जो अभी हम लोग चेन्नई के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है तीसरा है, ये जो है मुंबई है। मुंबई अब हम लोग बोलते हैं, पहले इसको बम्बई बोलते थे। ठीक है, बम्बई। तो यही 3 प्रेसिडेंसी है। ठीक है, ये जो 3 प्रेसिडेंसी है इसी के तहत जो है, ये जो है 3 प्रेसिडेंसी है, इसी के तहत जो है पूरे भारत में जो है अंग्रेजों ने अपना दबदबा कायम किया। पूरे भारत में जो है आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से, हर तरीके से जो है वो भारत में कब्जा किया। अब हम देखते हैं कि भारत में ब्रिटेन का आगमन। ठीक है, तो भारत में ब्रिटेन का आगमन जो है सबसे प्रथम जो है ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी जो थी, ब्रिटेन की महारानी, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम जो थी, इसको प्रथम हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी उन्होंने एक कंपनी का स्थापना किया। ठीक है, उसका नाम जो है, उस कंपनी का जो नाम है वो हम आपको बताते हैं। ये जो कंपनी की स्थापना कराई गई थी उसका जो नाम है वो एलिजाबेथ के द्वारा एक कंपनी स्थापना कराई गई थी। इसका नाम है कंपनी द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग द ईस्ट। हम इसका नाम लिख दिए बोर्ड पे, ये लंबा नाम था इस वजह से हम लिख दिए। इसका नाम है कंपनी द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग द ईस्ट। ये कंपनी जो है हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो एक कंपनी जो है बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, वो कब बनी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो है महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी का स्थापना किया और इसमें जो है इन्हीं के आज्ञा पत्र से जो है ये कंपनी स्थापना होती है। इस कंपनी में एक तरह से मान लीजिए कि ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम इसमें पार्टनर थे। इन्हीं का जो है अधिपत्र आज्ञा से जो ये कंपनी स्थापित हुई थी। इस कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए, इस कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए 21 वर्ष का, ठीक है, 21 वर्ष के लिए अनुमति मिली थी। 21 वर्ष के लिए इस कंपनी को मिली थी व्यापार करने के लिए भारत से। ठीक है, तो उसी दरमियान में एक कंपनी जो है भारत जाती है, व्यापार करते हैं, लेकिन उतना जो है सक्सेस नहीं हो पाते, उतना जो इनको मनचाहा जो जितना व्यापार करना चाहिए था उतना व्यापार नहीं हो पा रहा था, इनसे खुश नहीं थे। फलस्वरूप क्या हुआ कि एलिजाबेथ प्रथम जो थे, एलिजाबेथ प्रथम, इनका जो मृत्यु है, इनका जो मृत्यु है 1603 में हो जाती है। ठीक है, 1603 ईस्वी में जो है इनका मृत्यु हो जाती है महारानी एलिजाबेथ की। उसके बाद जो है ब्रिटेन की जो राजा, एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ जो है ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ है, इसी दरमियान में हम लोग भारत में देखते हैं कि जिस समय ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी उस समय जो है भारत में मुगल काल चल रहा था। ठीक है, इसमें जो है मुगल काल चल रहा था, मुगल काल, यहाँ लिख देते हैं ऊपर में, मुगल काल चल रहा था।
मुगल काल के जो इस समय जो राजा थे यहाँ के, ठीक है, वो अकबर था। अकबर था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जिस समय जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ब्रिटेन की महारानी थे, उस समय जो भारत का जो केंद्र में जो सत्ता था वो किसका था, तो इसमें जो है ये अकबर था। ठीक है, अब जो हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो है अकबर बैठा हुआ है शासक, केंद्रीय शासक, लेकिन केंद्र में शासक अकबर था, लेकिन इनका जो क्षेत्र था, इनका जो क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र में कब्जा किनका था, तो ये था, यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं ये हिंद महासागर था। ठीक है, ये है हिंद महासागर, ये है हमारा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये जो है बंगाल की खाड़ी, तो इस पर जो था पुर्तगाल का कब्जा था, डच का कब्जा था, और इस जगह पे जो है पुर्तगाल का कब्जा था। ठीक है, और जो है क्षेत्रीय व्यापारी का कब्जा था। तो हम लोग ये देखते हैं कि केंद्रीय सत्ता में तो अकबर था, लेकिन इनको दिक्कत कब होता था व्यापार करने में, क्योंकि इन लोग जो है यहाँ सत्ता जमाए हुए था। तो केंद्र में सत्ता अकबर का था, लेकिन व्यापारिक सत्ता जो है वो पुर्तगाल और डच का था। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पुर्तगाल जो है 1498 में जो यहाँ पहुँच गए थे, और डच भी जो है यहाँ अपना व्यापार स्थापित कर चुका था। फलस्वरूप इसी दरमियान में जो है महारानी एलिजाबेथ की 1603 ईस्वी में जो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है यहाँ के राजा जो है बनते हैं यहाँ के जेम्स प्रथम। ठीक है, यहाँ के राजा जो है जेम्स प्रथम बनते हैं, राजा जो है जेम्स प्रथम। इनका मृत्यु के बाद जो है यहाँ के राजा जो है जेम्स प्रथम बनते हैं। जेम्स प्रथम ने अपने एक राजदूत को, ठीक है, अपने एक राजदूत को भेजते हैं भारत। ठीक है, राजदूत को भेजते हैं भारत, क्योंकि ये सब कंपनी जो व्यापार कर रही थी उतना आगे बढ़ नहीं रही थी। तो उनके मृत्यु के बाद जो है राजा बना जेम्स प्रथम अपना राजदूत एक भेजते हैं, जिनका नाम रहता है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जिनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, जिनका नाम है कैप्टन हॉकिंस। ये जो है कैप्टन हॉकिंस जो है भारत जाते हैं पत्र लेकर के, व्यापार की अनुमति लेने के लिए जाते हैं। किनके पास? अकबर के दरबार में जाते हैं, क्योंकि मुगल काल में जो है यहाँ जो केंद्रीय सत्ता था वो अकबर था। क्योंकि जो ये कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम चाहते थे कि हम इन लोग से ना मिले, डायरेक्ट हम जो है केंद्र से जाकर के बात करें। ये पुर्तगाल से जो है इनका लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं था स्टार्टिंग में, उसके बाद में तो लड़ाई हुई किया, लेकिन स्टार्टिंग में जो है मुंबई यानी था, पुर्तगाल था, डच था, तो इन लोग से ना झगड़ करके ये डायरेक्ट जो है अकबर के पास जो है अपना एक राजदूत को भेजे पत्र लेकर कि उसमें जो है व्यापार का अनुमति लेने के लिए केंद्र से, यानी कि अकबर के दरबार में भेजा। फलस्वरूप कारण ये होगा कि जेम्स प्रथम तो राजदूत भेजा हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कब भेजा? तो 1608 ईस्वी में भेजा। ठीक है, 1608 ईस्वी में जो है 1608 ईस्वी में जो है अकबर के दरबार में भेजता है। लेकिन कारण यहाँ है कि यहाँ में जो है सत्ता चेंज हो जाता है। यहाँ जो है अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, 1605 ईस्वी में हो जाता है और 1608 ईस्वी में ही जाते हैं। ठीक है, 1608 और 1605 ईस्वी में जो है मृत्यु हो जाता है, लेकिन इनको पता नहीं रहता। और यहाँ का जो राजा है वो जहांगीर बन जाता है, जहांगीर आता है। ठीक है, जहांगीर इनको वहाँ भारत पहुँचे, इनको सूचना मिला, पत्र था अकबर के नाम से, लेकिन वहाँ राजा तो थे, वो जहांगीर बन गए थे। फिर भी जो है इन्होंने अपना हिम्मत जुटा करके जहांगीर के दरबार में पहुँचे, अपना जो पत्र दिए। कब? 1608 ईस्वी में जो है जहांगीर के दरबार में पहुँच गए। ठीक है, 1608 ईस्वी में जो जहांगीर के दरबार में पहुँचे और इन्होंने जो है ये सूरत से व्यापार करने के लिए इन्होंने आज्ञा पत्र मांगे। ठीक है, जहांगीर से सूरत से व्यापार करने के लिए, यहाँ है सूरत। ठीक है, सूरत से जो है व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र मांगे। फलस्वरूप क्या हुआ कि जहांगीर को आज्ञा दे दी व्यापार करने के लिए, लेकिन वजह था कि यहाँ जो था पहले से पुर्तगाल था, डच था, ये जो सारे क्षेत्र जो हुआ वो जो व्यापार कर ले। जाहिर सी बात है कि अगर कोई नया व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो है पुराने व्यक्ति पहले से वहाँ जो कब्जा कर रखा है, पहले से वो व्यापार कर रहा है, और वहाँ पे नया अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको तो परेशान करना ही करेगा ही। तो वही कारण हुआ कि यहाँ हालांकि अंग्रेज को परेशान नहीं किया, बल्कि जो है केंद्र में दबाव डाला है, जहांगीर को
ये इन्होंने इन लोगों ने विरोध किया, पुर्तगाल ने और डच ने और जो अगल बगल के जो अगल बगल जो क्षेत्रीय मतलब व्यापारी थे उन्होंने विरोध किया। उस कारण वजह से जो है जहांगीर इनको जो है अनुमति मिला था 1608 में, इसको जो है कंपनी का अनुमति मिल गया था, ठीक है। लेकिन जो फलस्वरूप है जहांगीर जो इनको रुकवाते थे, तो यहाँ जो कंपनी बंद हो जाती है। इन्होंने कहा कि इसके पहले भी उन लोग को अनुमति दी, फिर बाद में आपको भी अगर अनुमति देंगे तो आप ही जो है फिर बाद में लड़ाई झगड़ा करें, इसलिए आप जो है उसको बंद कर दीजिए। फलस्वरूप क्या हुआ कि सूरत में जो है वो बंद हो गया कंपनी। अब जो है फिर से जो है अब इनको जो है 1600 यहाँ है मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ठीक है, ये है मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम। तो 1608 में तो ठुकरा दिए, लेकिन 1600 जो है 12 में इनको अनुमति मिलती है, ठीक है। 1611 ईस्वी में जो है मसूलीपट्टनम में इनको जो है अनुमति मिलती है और एक जो है कोठी का निर्माण कराते हैं मसूलीपट्टनम में, ठीक है, इनका कोठी का निर्माण करवाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने अपना पहला कोठी कहाँ स्थापित किया, तो अगर पूर्ण रूप से कहेगा कोठी का निर्माण तो हो जाएगा मसूलीपट्टनम, लेकिन अपना सबसे प्रथम जो व्यापारिक कोठी इन्होंने 1608 में ही स्थापित किया था, लेकिन जो है इनको बंद करवा दिया गया था। लेकिन उसी दरमियान में जो है इनको 1611 ईस्वी में तो यहाँ मसूलीपट्टनम में तो फैक्ट्री बन गया, लेकिन इसको भी जो है 1608 में भी इससे जो है इसको 1612 ईस्वी में जो है अनुमति मिल गया, अनुमति, ठीक है, अनुमति मिल गया, अनुमति इसको भी मिला। और 16 फलस्वरूप 1613 ईस्वी में जो है इस कंपनी भी जो है बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब जो देखते हैं, अब इसके साथ साथ जो है क्या होगा कि 1613 ईस्वी में तो सूरत में कंपनी बन के तैयार हो गई। उसके बाद जो है उसे साथ ही साथ जो है इन्होंने अहमदाबाद, ठीक है, उसके बाद जो है आगरा में भी जो है इन्होंने कंपनी को स्थापित किया, ठीक है। इतना जो है काम कैप्टन हॉकिंस ने अपने द्वारा किया भारत में आकर के। अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि फिर से जो है और क्षेत्र में जो है कैप्टन हॉकिंस ने व्यापार कंपनी स्थापित करने के लिए, कोठी स्थापित करने के लिए कहा। जहांगीर के द्वारा रिप्लाई आया कि ऐसा करो कि आप जो है यहाँ का मनसबदार बन जाओ, ठीक है। तो मनसबदार एक प्रथा होता था, ठीक है, मनसबदार एक प्रथा नहीं, सॉरी, मनसबदार एक पद होता था जिसको अकबर ने चलाया था, ठीक है, एक पद होता था जिसको जो है अकबर ने चलाया था। तो मनसबदार में जो है जहांगीर ने इसे 400 यानी बीघा दिया, 400 का मतलब मनसबदार दिया, ठीक है, 400 का इसको मनसबदार दिया, ठीक है। मनसबदार का मतलब होता था कि आपका कोई क्षेत्र दे दिया जाता था, उससे जो आप टैक्स कलेक्ट करके आप उस सैनिक को मतलब आप वेतन दे सकते हैं, और उसके बदले में जो है कैप्टन हॉकिंस जो है राजा को क्या करता था, सुरक्षा देता था, सैनिक सुरक्षा देता था, वो मनसबदार होता था, ठीक है। मनसबदार एक पद था वहाँ के लिए, जिसको ये पद मिलता था वो मनसबदार कहलाता था, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। कोई कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था, उसको उससे टैक्स कलेक्ट करके उससे जो है सैनिक को जो है वो वेतन देता था, ठीक है। जो तो वहाँ का जो है मनसबदार, जो कैप्टन हॉकिंस जो था, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो था, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस ने 3 वर्षों तक भारत में रहा, ठीक है, भारत में जो मनसबदार के रूप में रहा। उसके बाद इनको मन नहीं माना, ठीक है, मतलब बेहतर रूप से इन्होंने जो है मतलब खुल के व्यापार नहीं कर पाया। उसके बाद जो है पुनः ब्रिटेन चला जाता है, ठीक है, ब्रिटेन चला जाता है। उसके बाद जो आता है, उसके बाद जो एक राजदूत आता है, एक दूसरा जो राजदूत आता है जिसका नाम है सर टॉमस रो, ठीक है, सर टॉमस रो आता है। दूसरा राजदूत जो है ये जो है 1615 ईस्वी में जो आता है जहांगीर के दरबार में, ठीक है, ये जो है जहांगीर के दरबार में आता है, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आता है, ठीक है, 1615 ईस्वी में। इन्होंने भी बहुत सारे कोठी स्थापित किए। साथ ही साथ इन्होंने जो इनको एक और सुविधा मिली कि व्यापार में भी कुछ सहूलियत मिली, ठीक है, इनको जो है व्यापार में भी सहूलियत मिली,
ठीक है, मिली, यानी कहने का मतलब कुछ छूट मिला, सहूलियत का मतलब। साथ ही साथ जो है 1615 में तो इन्होंने सर टॉमस और जहांगीर के दरबार में आया, इनको कुछ व्यापारिक छूट मिली। साथ ही साथ इनको जो है गोलकुंडा के जो राजा है, गोलकुंडा के राजा जो है, इनको जो है अपना क्षेत्र जो है, गोलकुंडा के जो राजा जो अपना ये क्षेत्र था और बंदरगाह से जो है इन्होंने ऑफर किया कि आप मेरे क्षेत्र से जो है आप व्यापार करिए, उसके बदले में आप जो हमको 500 पैगोडा, इधर लिखते हैं, उसके बदले जो है 500 पैगोडा जो है प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष हमको आप दीजिएगा, ठीक है, 500 पैगोडा प्रति वर्ष जो है हमें दीजिएगा। तो पैगोडा के बारे में हम लोग जानते हैं कि पैगोडा जो है ये सोने का सिक्का जो है यहाँ मसूलीपट्टनम में जो है डच जो लगाया था, ठीक है। तो ये जो 500 पैगोडा ये सोने का सिक्का था, ठीक है, पैगोडा है ये सोने का सिक्का था, ठीक है, पैगोडा। तो इन्होंने जो है 500 पैगोडा प्रति वर्ष के पर इन्होंने जो है गोलकुंडा के क्षेत्र को और उसके बंदरगाह को इन्होंने व्यापार करने लगा। उसके बाद साथ ही साथ एक मद्रास है, ठीक है, इनको मेन फोकस तो मद्रास के ही पास था, प्रथम प्रेसिडेंसी जो इन्होंने मद्रास को ही बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जो है बम्बई बनाया और तीसरा जो है फिर लास्ट में जो है कोलकाता बनाता है। तो मद्रास जो यहाँ का जो एक राजा थे जिनका नाम है यानी चंद्रगिरी के राजा, 1639 ईस्वी में, इसको मिटाते हैं, ठीक है, 1639 ईस्वी में घटना है, 1639 ईस्वी में, ठीक है, 1639 ईस्वी में जो है चंद्रगिरी के राजा, ठीक है, चंद्रगिरी के राजा जो है मद्रास को जो है अंग्रेजों को 12,000 रुपये में दे दिया, ठीक है, और कहा आप हमेशा व्यापार करिए, ठीक है। 12,000 रुपये में इन्होंने मद्रास को पट्टे पर दे दिया, ठीक है, किराए पर दे दिया, ठीक है, पट्टे पर दे दिया, पट्टे माने किराए पर दे दिया 12,000 रुपये में। तो इन्होंने जो है मद्रास में भी इनको जो है क्षेत्र मिल गया व्यापार करने के लिए। अब जो है इन्होंने मद्रास में हो गया, गोलकुंडा में हो गया, सूरत में जो अपना कंपनी स्थापित कर दिया। अब देखिए क्या खेल खेलता है, उसके बाद है देखिए मैपिंग से ये हो गया, ठीक है, ये जो है हमारा मद्रास, ठीक है, ये जो है मद्रास, ये जो है मद्रास। अब देखिए मद्रास यहाँ पे जो है मसूलीपट्टनम में जो था वो डच लोग जो था वो अपना एक किला बनाया रखा था, ठीक है, डच जो था गोल्ड्रिया का किला, ठीक है, गोल्ड्रिया का किला जो है डच लोगों ने बनवाया था, ठीक है, यहाँ पे जो इन्होंने घेराबंदी किया था। अब उसी जगह जो है इन्होंने अंग्रेज को जो है मद्रास मिला है और यहाँ पर जो इन्होंने सेंट जॉर्ज नामक एक फोर्ट बनाता है, फोर्ट जेम्स क्या नाम है इसका, एक किला बनाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाता है अंग्रेज ने। अब तो देखिए ये इसका भी किला यहाँ पे है, इसका भी किला यहाँ पे, तो टकराव तो होगा भी, और पुर्तगाल का भी था, सारे का था, इन्होंने भी अपना जो है किला बनाता है, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बनाता है, 1632 में बनाता है, नहीं 1632 में जो इसको मिलता है, 1639 में इसको मिलता है और 1639 में ही किला बना देता है, 1639 में ही किला बना देता है, ठीक है, 1639 में ही किला बना देता है। अब देखिए मद्रास हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ कलकत्ता के पास चलते हैं। तो इन्होंने अब चला कलकत्ता, तो कलकत्ता में बंगाल के जो शासक थे,
बंगाल के शासक से हमने अनुमति लेकर के और जो है हुगली में, ठीक है, हुगली में जो है अपना ये कोठी को स्थापित किया, ठीक है, कोठी को स्थापित किया। उस अब जो है यहाँ मुगल सत्ता भी चेंज हो गया, इस भी बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है मुगल सत्ता जो है अब जो है औरंगजेब का आ गया, ठीक है। यहाँ जो है पहले व्यापार था, यानी कि डच का ही व्यापार था कासिम बाजार में, ठीक है, डच का ही व्यापार था, कासिम बाजार था, बिहार में पटना से था, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये हुगली में जाकर के अपना एक कोठी स्थापित कर देता। अब उसके बाद क्या होता है, ठीक है, अब जो है 1661 ईस्वी में एक घटना घटता है, वो अंग्रेजों को बेनिफिट ही मिलता है। 1661 ईस्वी में जो है एक घटना घटता है, यहाँ लिखते हैं 1661 ईस्वी में जो है देखा कि पुर्तगाल जो था, और पुर्तगाल में यहाँ था, तो देखा पुर्तगाल के अब हमको बनने वाला नहीं है, तो उन्होंने एक उपाय रचा कि 1661 ईस्वी में जो है 1661 ईस्वी में जो है ब्रिटेन के जो राजा थे, ठीक है, ब्रिटेन के राजा प्लस पुर्तगाल के, ठीक है, पुर्तगाल की रानी क्या कौन थी, कैथरीन, ठीक है, ब्रिटेन के राजा पुर्तगाल के, मतलब पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिसका नाम थी कैथरीन, उनका शादी हो जाता है पुर्तगाल के राजा जेम्स प्रथम, इसे चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय से शादी हो जाता है, चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय से जो है इनका शादी हो जाता है, और ये शादी हो जाता है। उसके बाद जो है मुंबई जो है इनको अंग्रेज को है दे देता है, ठीक है, मुंबई को जो है अंग्रेज को दे देता है, ठीक है, कौन, पुर्तगाल देता है, क्योंकि पुर्तगाल पहले से जो है मुंबई को अपने क्षेत्र में अपने कब्जे में रखे हुए था। तो इनको देखिए हर जगह मिल गया, मद्रास मिल गया, ठीक है, मुंबई भी इनको मिल गया। अब जो है कब्जा करना हमको इस जगह कलकत्ता को, तो कलकत्ता में भी कोठी स्थापित हो चुका है। उसी दरमियान में जो है यहाँ का जो है मुगल सत्ता भी चेंज हो जाता है, यहाँ का जो मुगल सत्ता अब जो है औरंगजेब आ जाता है, ठीक है, औरंगजेब, यहाँ का जो मुगल सत्ता है वो औरंगजेब आ जाता है, ठीक है। अब जो है इसके बाद देखते हैं क्या होता है कि उसके बाद जो है शायद अब जो है एक बात और यहाँ पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटेन के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उनको शादी होता और दहेज में जो है बम्बई को दे देता है। उसके बाद जो बम्बई को जो है 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में जो है ये जो बम्बई को जो है ये जो है ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है, ठीक है, व्यापार करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कलकत्ता में क्या घटना घटता है कि इस जगह जो उन्होंने फ्री, अंग्रेज जो थे इस जगह फ्री व्यापार कर रहे हैं, मद्रास की जगह फ्री व्यापार कर रहे हैं। अब जो है यहाँ जो है कलकत्ता के पास जो है मुगल सत्ता चेंज हो गया, ठीक है, जहांगीर के बाद जो है औरंगजेब आ गया। औरंगजेब ने क्या किया कि उन्होंने 1.5, ठीक है, 1.5% की दर से जो है ये जजिया कर लगाते हैं, ठीक है, जजिया कर, ठीक है, जजिया कर लगाते हैं। तो जजिया कर लगाते हैं तो अंग्रेजों को ऐसा महसूस होता है कि बम्बई हम हर जगह से जो है वो फ्री व्यापार कर रहे हैं, टैक्स फ्री व्यापार कर रहे हैं, और यहाँ जो है कलकत्ता में जो औरंगजेब ने वो 1.5% के हिसाब से गैर मुस्लिम लोगों पर और गैर लोगों पर, उसमें से कंपनी भी आ जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो उनसे भी जो है वो 1.5% जजिया कर लेने के लिए मंजूरी दी। इन्होंने अंग्रेज ने जो है उस चीज़ को ठुकरा दिया, ठीक है, और ठुकरा देता है। और एक जगह है, ठीक है, इस जगह जो है उनको, ठीक है, 1658 इस जगह 1658 में जो है औरंगजेब गद्दी पर बैठता है, और 1680 ईस्वी में जो है, ठीक है, 1680 ईस्वी में जो है एक कर लगाते हैं, ठीक है, 1680 ईस्वी में जो है एक कर लगाते हैं, और 1686 में जो है 1686 में 1686 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के साथ और मुगल के कुछ सैनिकों के साथ मतभेद होता है, और उसमें जो है लड़ाई छिड़ जाती है, ठीक है। 1680 में जो है एक कर लागू करते हैं, 1658 में जो है अपना गद्दी पर बैठते हैं,
और 1680 में जो है 1.5% का ये जो है कर लगाते हैं, ठीक है, टैक्स वसूलते हैं। और इन्होंने जो है 1686 ईस्वी में, ठीक है, 1686 में जो पुर्तगाल अंग्रेज और मुगल सेना से दोनों में जो है लड़ाई होता है। फलस्वरूप कारण ये जो औरंगजेब था एक तरह से बहुत ताकतवर और शक्तिशाली शासक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो शासक आते हैं उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन औरंगजेब तक जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे। उसके कारण हुआ कि जब अंग्रेज ने उनसे लड़ाई लड़ा तो औरंगजेब की सेना ने अंग्रेजों को पूरा भरपूर पिटाई की और वहाँ से जो है कलकत्ता से जो ये जो फैक्ट्री लगाई थी हुगली में और काशी बाजार इस समय, वहाँ से जो उनको खदेड़ दिया। फलतः परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अंग्रेज को वहाँ से भागना पड़ा, साथ साथ यहाँ से भी उनको भगाया गया मसूलीपट्टनम से। फिर जो है उन्होंने भागकर एक द्वीप है जहाँ उन्होंने जा करके भागा, जिसको नाम कहते हैं, जिसका नाम है, उस द्वीप का नाम है फलूटा द्वीप, ठीक है, फलूटा द्वीप। उस द्वीप का नाम है फलूटा द्वीप। फलूटा द्वीप के पास जो है फलूटा द्वीप के पास जा करके उन्होंने जो है भागा और उन्हें फलूटा द्वीप के पास उन्हें ठहरा। उसके बाद एक, क्योंकि अंग्रेज बहुत चतुर थे, उनके एक और जो है राजदूत थे, उन्होंने औरंगजेब के पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं। उसके बाद जो है उन्हें बोलते हैं हमें एक मौका और दीजिए, जो भी ऐसा काम किया उसे हम अपने इसी काम से हम हटा दिए हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। अब उसके बाद देखते हैं कौन आता है, ठीक है, उसके बाद इसको मिटाते हैं। देखते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट में जो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। वो फर्स्ट में जो है ब्रिटेन की महारानी ने जो कंपनी द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग द ईस्ट नामक जो है एक कंपनी स्थापित की, जिसको जो 21 वर्ष के लिए भारत से व्यापार करने के लिए मान्यता मिला था। उसके बाद जो है फिर और जो है भारत में जो है कंपनी आती है, इसका नाम होता है न्यू कंपनी, ठीक है। उसके बाद भी एक कंपनी आता है जिसको विलियम तृतीय ने भेजता है। ये सब कंपनी को जो है तीनों को मिला करके विलय कर दिया जाता है और 1708 ईस्वी में जो यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट नाम रखा जाता है, ठीक है, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट रखा जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब रखा गया? तो 1833 के अधिनियम में, ठीक है, 1833 के अधिनियम में, ठीक है, अधिनियम आता है और इससे बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया जाता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नाम रख दिया जाता है। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही जो कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम जो 1833 के अधिनियम में रखा जाता है, वो जो 1600 में जो कंपनी आती है वो कंपनी द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग द ईस्ट नामक जो कंपनी जो है वो भारत में आती है व्यापार करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत मतलब 2-3 कंपनी आती है, छोटी छोटी कंपनी, जैसे न्यू कंपनी हो गया। विलियम तृतीय के द्वारा भी एक कंपनी आता है जिसको विलियम तृतीय ने जो है 1708 ईस्वी में उस तीनों कंपनी को मर्ज करके यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट रखा जाता है और उसी के साथ 1833 ईस्वी के अधिनियम आता है और इस यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी में जो है बदल दिया जाता है। तो हम लोग देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कब रखा गया, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक अगला वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।